अपने गांव जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लोगों के बीच रहूंगा, गांव में जाऊंगा और उनके लिए, असहाय लोगों के लिए, गांव में जिन तक जो वंचित हैं, जो नहीं समझते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उन तक जानकारी दूंगा और उनके लिए काम करूंगा। और उसी संकल्प के साथ नैनीताल आया, वहाँ से अपना सामान पकड़ा और अपने गुरुजी लोगों का आशीर्वाद लिया, उनसे अनुमति मांगी, तो मैं फिर अपने अपने गांव आ गया। और तभी से मैं अपने गांव में ये ग्राम समाज का, सेवा का, सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ और खेती बाड़ी और शिक्षा और लोगों को आगे बढ़ाने का, युवाओं को प्रेरित करने का काम खुद पहले काम करता हूँ, तब मैं अपने युवाओं से, अपने समाज से कहने का प्रयास करता हूँ। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लिविंग लेजेंड्स ऑफ द हिमालय में। और आज हमारे साथ रियल में लेजेंड्स खड़े हैं और जिनकी साथ में खड़े होने से हमारी ऊर्जा दुगनी तिगुनी और कई गुना हो चुकी है। पढ़ाई करने के बाद, पीएचडी करने के बाद डॉक्टर कृष्ण सिंह राणा हमारे साथ खड़े हैं। साक्षात इन्होंने अपने गांव का रुख किया और इनका मकसद क्या था ये जानेंगे हम इनसे, और इनके अंदर क्या वो पीड़ा थी जिससे इन्होंने उन हज़ारों ग्रामवासियों की दर्द को अपने साथ अपनाया और उनके दर्द को दूर करने के लिए हर संभव कोशिशों में लगे हुए हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण सिंह राणा। स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में, और हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि आज आपके सामने हम खड़े हैं और आपका साक्षात्कार लेने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। नमस्कार आप सब साथियों का, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे, सब लोगों से बात करने का। आप तमाम प्रयासों में लगे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी। जी बिल्कुल सर। तो सर अपने बारे में थोड़ा सूक्ष्म परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा परिचय बिल्कुल ही सूक्ष्म है। मेरा नाम किशन सिंह राणा है और मैं यहीं कत्यूर घाटी, गरुड़ जिला बागेश्वर, गरुड़ जो हमारा विकास खंड है, गांव हमारा द्योनाई रिठाड़ का रहने वाला हूं। और मैं किसान हूं और खेतीबाड़ी करता हूं, उसी से मैं अपना परिवार का पोषण करता हूं। और साथ साथ एक वहाँ पर पिछले 1998 से उस घाटी में एक गरीब बच्चों का स्कूल हम चलाते हैं, जिससे हम जो गरीब बच्चे हैं, जो समाज में ऊंचे दूर नहीं जा सकते हैं, बड़े अंग्रेजी वाले स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, तो उनको हम अध्ययन अध्यापन का काम मैं और मेरी पत्नी और उस इलाके के 5-6 लोग करते हैं और निरंतर अभी तक करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ गांव में हम सब्जी उत्पादन का काम करते हैं, युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं, महिलाओं के कैसे दुख दर्द कम हो उसका काम करते हैं, पलायन कैसे रुके, हमारा जल जंगल ज़मीन कैसे समृद्ध हो, कैसे हमारी जो उत्तराखंड की रीढ़, वो माँ, वो बहन, वो युवा है जो यहाँ पर रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वो पलायन कैसे रुके, और हमारा स्वावलंबन, हम स्वावलंबी कैसे हो हमारा समाज, उस पर हम विगत 95 से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सभी लोग पढ़ाई करने के बाद अक्सर ये धारणा रहती है कि यार अच्छी नौकरी में लगेंगे, और अक्सर पहाड़ी लोगों को मैंने एक चीज़ देखी, क्षमा चाहूँगा दर्शकों से, कि अच्छी खासी नौकरी के बाद अपने पहाड़ को छोड़ करके हल्द्वानी में बसने की जो परंपरा है और उस कल्चर को बचाने के लिए आपके मन में क्या दर्द रहा? आपने क्या सोचा कि आप वापस से अपने पहाड़ में, अपने गाँव में आएंगे और अपनी मिट्टी के लिए आपका दर्द जागा? असल में मेरा जो लिखाई पढ़ाई नैनीताल से हुई जी। मैं मेरे आदरणीय जो आदर्श हैं प्रोफेसर शेखर पाठक जी, मैं उनका शिष्य हूँ। वहाँ उनके साथ में पीएचडी करता था इतिहास से। तो मैं एक अभियान में पहाड़ में मैं उनके तमाम अभियानों में गया। अस्कोट आराकोट मैं 2-3 बार कर चुका हूँ। तो मैं उनके साथ अस्कोट आराकोट अभियान में निरंतर जाता रहा। और उससे पहले 95-96 की बात है, ऊखीमठ में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था उस घाटी में। ऊखीमठ के अंदर के कालीमठ के इलाके में एक ऊपर से पूरा पहाड़ टूट के आ गया था और वहाँ तालाब बन गया था, वहाँ कई परिवार बह गए थे। तो उस अभियान में मुझे जाने का मौका मिला उस समय जब मैं नैनीताल में पढ़ाई करता था। तो वहाँ देखा मैंने कि क्या लोग कितने असहाय हैं, कितने परेशानियों से गुजर रहे हैं, और सरकार को, लोगों को, जो सरकारी इदारे हैं, किसी को उनकी सुधी नहीं है। और अगर कोई उनके जो सहायता भी मिल रही है तो ऐसे लोगों को मिल रही है जिनके पास सब कुछ है और उन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो वहाँ से मुझे लगा कि क्यों हमें अपने पहाड़ में उन लोगों के लिए क्यों न काम किया जाए, जहाँ पर जिनको जो असुविधाओं से वंचित है, जो ऐसे परेशानी के वक्त जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिनको मिलना चाहिए।
तो वहीं से मेरे मन में ये विचार आया कि मैं अपने गांव जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लोगों के बीच रहूंगा, गांव में जाऊंगा और उनके लिए, असहाय लोगों के लिए, गांव में जो जिन तक जो वंचित हैं, जो नहीं समझते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उन तक जानकारी दूंगा और उनके लिए काम करूंगा। और उसी संकल्प के साथ नैनीताल आया, वहाँ से अपना सामान पकड़ा और अपने गुरुजी लोगों का आशीर्वाद लिया, उनसे अनुमति मांगी, तो मैं फिर अपने अपने गांव आ गया। और तभी से मैं अपने गांव में ये ग्राम समाज का, सेवा का, सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ और खेती बाड़ी और शिक्षा और लोगों को आगे बढ़ाने का, युवाओं को प्रेरित करने का काम खुद पहले काम करता हूँ, तब मैं अपने युवाओं से, अपने समाज से कहने का प्रयास करता हूँ। शुक्रिया। हमारी माताएं बहनें पहाड़ में, जो आपने कहा था, जो हमारी चर्चा हुई थी पहले, कि आपका जो मुख्य दर्द है वो उन माताओं के लिए है जो बहुत ज़्यादा श्रम करती, उनकी पूछ नहीं है, उनको वो सम्मान जो जिसके वो हकदार हैं वो नहीं मिल पा रहा है पहाड़ों में। हमारी माताओं बहनों के लिए आपके मन में जो दर्द है वो ज़रा हमें व्यक्त कीजिए, और जो योजनाएं हैं आपके मन में, और जो हमारे दर्शकों से और हमसे जो आपकी आकांक्षाएं हैं उसके बारे में ज़रा बताइए, जिससे कि हम अगली पीढ़ी में वो चीज़ जो है ट्रांसमिट कर पाएँ, चैनलाइज कर पाएँ। असल में मैं मुझे जो प्रेरणा मिली वो मेरी आदरणीय राधा दीदी जी हैं, जो हमारी आदर्श हैं। चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं जो हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरुजी प्रोफेसर शेखर पाठक जी हैं, जिनसे हम लोगों ने सीखा है और उन्हीं से सीख करके मैं अपने गांव में आया हूं। और हमारे अस्कोट आराकोट का अभियान का ही मुख्य अभियान है कि अपने लोगों को पहचानो, अपने गाँव को पहचानो, अपने जंगल को पहचानो, अपनी संस्कृति है, अपने खेत हैं, अपने नौले धारे हैं, अपना पर्यावरण है, उसको हम कैसे बचाएँ। और अगर हम लोग सब पलायनी कर जाएंगे, सब हल्द्वानी चले जाएंगे, तो कौन हमारी जो धरती है, जो हमारी जो अपनी जो कर्मभूमि है, जो अपनी मातृभूमि है, जो जहाँ हम पैदा हुए हैं, वो तो वीरान हो जाएगी। और आज हजार गांव खाली हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे उत्तराखंड की जो मुख्य रीढ़ है, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी काकी, हमारी जो माता है, जिनसे उत्तराखंड की जो पहाड़ का दर्द समेटे हैं, जो पहाड़ में काम करती हैं, उनको आज पूछने वाला कोई नहीं है। और जबकि वो सब काम करती हैं, खेती से लेकर से जंगल का काम, बच्चों को संभालने का काम, यानी अपने सास ससुर को देखने संभालने का काम भी एक महिला करती है। और उसी को कोई सम्मान नहीं है, उसके श्रम का कोई सम्मान नहीं है। और आज जो हल्द्वानी को पलायन कर जा रहा है, जो दिल्ली पलायन कर जा रहा है, जो अपने गांव घर को छोड़ दे रहा है और वो साल भर में आता है, 2 साल में आता है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा सम्मानित है। जबकि वो माँ बहन, वो युवा जो पहाड़ में रह करके अपनी आजीविका संभाल रहा है, अपने खेत खलिहान संभाल रहा है, जंगल और पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, उसको हम नगण्य मान रहे हैं, उसके श्रम का कोई सम्मान नहीं है। तो वही प्रेरणा जो अस्कोट आराकोट से मैंने गाँव में देखी, उत्तरकाशी और ये नौगांव ज़िले में देखी कि हमारे जो खेतों में कितने बढ़िया सब्जियां होती हैं, हम यहीं से अपनी आजीविका बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो वो प्रेरणा मुझे मिली। तो मैं अपने गांव में आकर के मैंने सोचा कि कैसे अपना स्वयं काम करके बढ़िया एक नमूना पेश किया जाए और उस नमूने को अपने युवाओं तक, अपने जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, युवतियां हैं, उनको दिखाया जाए और श्रम करना सिखाया जाए। पर लेकिन कहना यह है कि जो माँ बहन श्रम करती हैं, उनको उनके श्रम का सम्मान नहीं होता है। उसे सम्मान देने और दिलाने के लिए हमने पिछले 1916 से श्रम के सम्मान का एक कार्यक्रम, श्रम का सम्मान जो कार्यक्रम का नाम है 2016 से किसान महोत्सव के रूप में हम प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं, जिसमें हम कत्यूर घाटी यानी जो गरुड़ विकासखंड के जो कुछ गांव हैं जिला बागेश्वर में, उन गाँव में हम महिलाओं के साथ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर उनको उस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। उसके साथ साथ हम घास काटने का एक कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भी जो महिला, जो बहन घास काटती है या भैंस पाल रही है, जैविक खेती कर रही है, दूध दही अपने बच्चों को खिला के पोषण करती है और उनको घास बेचती है, घी बेचती है और फीस जमा करके उनको पढ़ाती है, और अंततः हम लोग पलायन कर जाते हैं और उसमें माँ बहनों को हम छोड़ जाते हैं। तो उनके जो श्रम जो वो करती है, उनका सम्मान कैसे हो, वो मंच में कैसे आए, एक दिन वो घाम तापेंगी, अपने दुख दर्द को कहेंगी और संतोष के साथ अपनी बात कहेंगी और मंच में वो सम्मानित होंगी।
तो उसी को समझते हुए, उस पीड़ा को समझते हुए उनका कार्यबोझ एक दिन कम होगा। एक दिन वो झोड़े गाएंगी, चाचरी गाएंगी और खूब उल्लास के साथ हंसेंगी, अपने बात करेंगी, अपने दुख दर्द समेटेंगी, बात करेंगी, एक दूसरे को कहेंगी। उसको लेकर के हमने श्रम का सम्मान कार्यक्रम हम हर साल करते हैं। इस वर्ष भी हम कौसानी के अनासक्ति आश्रम में आखिरी जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम करेंगे और 2 दिवसीय कार्यक्रम हम अपने देवनाई में हितैषी विद्या निकेतन, जो एक हम गरीब बच्चों का जो हम स्कूल है, जिसको हम जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, वहाँ पर 2 दिवसीय होगा, 1 दिवस का अनासक्ति आश्रम में होगा। तो मेरा निवेदन है, श्रम के सम्मान और माताओं बहनों के सम्मान में आप लोग भी जुटें और इस कार्यक्रम को अपने अपने गाँव में भी आप पहुँचाएँ, जिससे कि उस जो माँ बहन गांव में काम करती है उसको लगे नहीं, मेरा काम बहुत ऊंचा है, मैं बहुत मेहनत का काम करती हूँ और स्वाभिमान से हम कह सकते हैं कि मैं किसान हूँ, मैं अपने खेती बाड़ी से अपने आजीविका पालती हूँ, अपना श्रम करती हूँ। और हम श्रम करने वाले तो हमेशा हष्टपुष्ट रहते हैं। जैविक खेती हम कर रहे हैं, अपने छाछ पीते हैं, दूध पीते हैं, अपने मिट्टी के साथ हम काम करें, तो हमें तो सवाल ही नहीं कि हमें कोई ऐसी तकलीफ़ हो। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, श्रम के सम्मान कार्यक्रम में, जो किसान महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। किसान वो शब्द है जो महिला या पुरुष, जो बहन अपने पहाड़ में खेती के साथ, अपने गाय भैंसों के साथ अपने पूरी आजीविका को जीती है और मेहनत करती है, उसको किसान कहते हैं। तो किसान महोत्सव के रूप में 3 दिवसीय कार्यक्रम इस वर्ष भी होगा। आप लोग उनके सम्मान के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए, माताओं के सम्मान के लिए जुटें। और सबसे बड़ी बात है, यह कार्यक्रम कोई न सरकारी फंड से होता है, न कहीं कोई हमें सरकार देती है। यह कार्यक्रम शुद्ध रूप से लोग अपने एक पैसा जमा करते हैं। महिलाएं 100 रुपये, 50 रुपये जमा करती हैं और जो लोग, जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो हमारे फौजी लोग हैं, या गाँव की आम महिला 1-1 रुपया जमा करती है, लोटे में दूध लाती है, उससे चाय बनती है, सब्जी लाती है, सब्जी बनती है और वही हम 2-3 दिन तक खाते पीते हैं और रात को झोले गाते हैं, दुख दर्द होते हैं। और तीसरे दिन फिर पुरस्कार वितरण होता है। उन महिलाओं का, उन किसानों का सम्मान होता है और उनको मंच मिलता है, अपनी बात कहती हैं और देश विदेश में उनका नाम आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से जाता है। तो सबको खुशी होती है कि मेरी काकी, मेरी माता, मेरी चाची को पुरस्कार मिला। वो खेती करने में, वो अपने घास काटने में, अपनी आजीविका जीने में उसको सम्मान मिला। तो उससे हमारी नई पीढ़ी प्रेरित होगी और जो पीढ़ी आज पलायन को अग्रसर है, वो प्रेरित होगी कि नहीं, मेरा पहाड़, मेरी मिट्टी, मेरा काम बहुत बड़ा ऊंचे दर्जे का है, मुझे अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ना है, अपने काम को नहीं छोड़ना है। और इसीलिए किसान महोत्सव हमने 2016 से लगातार कर रहे हैं और भगवान चाहेगा और युवाओं का साथ रहेगा तो ये निरंतर चलता रहेगा। मेरा निवेदन है उन लोगों से जो लोग हमें सुनते हैं, तो हमारा उत्तराखंड लाइफस्टाइल एक चैनल है जिसमें डॉक्टर राणा, किशन राणा में हम लोग इस चैनल के माध्यम से लोगों से बात करते हैं, पहाड़ के दुख दर्दों को समेटते हुए और माताओं बहनों के दुख दर्द को कहते हुए हम बात आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इनके चैनल का लिंक भी हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि जो ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, पूरे मनोयोग से और जिसके अंदर सच में पहाड़ की पीड़ा है, ऐसे व्यक्ति के चैनल को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक अन्याय होगा। इंसान वो नहीं हालात बदल दे जिनको, अरे इंसान तो वो होते हैं जो हालात बदल देते हैं। कोरोना काल के हालात इतने गंभीर थे, तब भी इन्होंने दूसरों की सेवा का भाव अपने मन से नहीं हटाया। उस समय में आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का जरा थोड़ा उल्लेख हमारे दर्शकों के लिए। जैसा कि मैं समाज में काम करता हूँ, गांव में काम करता हूँ, तो इस वर्ष के जो कोरोना काल का जो समय था, मैं उसमें सुशीला तिवारी में था। तो मैंने देखा वहाँ कोरोना से लोग बिलख रहे थे, लोग हमारे भाई बंधु तड़प रहे थे, मर रहे थे और परिजन रो रहे थे। तो जब मैं वहाँ से गांव में आया तो मेरे मन में कब से अकुलाहट हो रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ अपने समाज के लिए। हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास तो कर सकता हूँ। तो मैं हर साल सब्जी भी बेचता हूँ। तो इस बार मैंने उस समय शुरू के दौर में मेरे करीब 10,000 के कद्दू बेची थी। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरे पास पैसा तो था नहीं, मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मैं कद्दू, ये 10,000 के कद्दू बेच करके मैं बाज़ार गया, वहाँ से सैनिटाइज़र और मास्क लाया और उसको मैंने गांव में बांटने का अभियान शुरू करा और गांव-गांव में जा कर के उनको प्रेरित करने का काम, गिलोय जैसे उसका जो वो रसा आपको पीना है, या तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने किए। उसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र बांटे। तो
और उसके बाद हम करते करते मैंने लगभग 20,000 के कद्दू बेचे इस वर्ष, और हमेशा हर साल ही मैं कद्दू तो बेचता ही हूँ। तो उस 20,000 के मैंने इस वर्ष भी सैनिटाइजर लिए, मास्क लिया और अपने पूरे अभियान को चलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस अभियान को देखते हुए हमारे उत्तराखंड के और देश के कई लोग उससे प्रेरित हुए और उन्होंने मुझे मदद करी। फिर सिंगापुर कम्युनिटी, जो सिंगापुर में एक कम्युनिटी है, सिंगापुर हमारे उत्तराखंड सिंगापुर कम्युनिटी, उन्होंने मुझे वहाँ से मदद करी। हमारे प्रोफेसर अजय रावत जी हैं नैनीताल में, हमारे इतिहास विभाग के हेड रहे, उनने मदद करी। उसी तरह से कई और लोग मेरे दिमाग में अभी कई हमारे जो लोग हैं, उनका नाम नहीं आ रहा, कुसुम दीदी हैं हमारी, अभी मुरादाबाद से सोनम बहन आई हैं, कई ऐसे लोग हैं अभी मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मदद करी। और एक हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर पंत जी हैं हल्द्वानी में, और बेरीनाग की एक संस्था है, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी। हमें किट दिए, उसके बाद हमें स्ट्रेचर दी जो मेरे गांव तक पहुंचाए। और मैं उन सभी लोगों का जो इस आपातकाल ही समझिए आप, ये जो कोरोना काल था, उन्होंने अपने पहाड़ के लोगों को मदद करी, हमें मदद करी, उनके माध्यम से फिर मैं कई गाँव तक दूर तक पहुँचा। तो मैं सबको ऐसे समय में, और लोग भी अपने जो देश विदेश में हैं वो अपने गांव के लिए, वो क्योंकि वहाँ पर सड़क नहीं है और डोली में कई ऐसे बीमारी या प्रसव से पीड़ित महिला होती है या कोई जंगल में गिर जाती है, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो डोली में भी नहीं ला सकते, तो उनको स्ट्रेचर की आवश्यकता होती है। तो हमने कई गाँव में स्ट्रेचर दिए इन सब के सहयोग से। तो अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जहाँ दूर दराज में गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, सड़क नहीं है, तो आप अपने एक स्ट्रेचर दे करके अपने गाँव की मदद कर सकते हैं, उस बहन की मदद कर सकते हैं जो पीड़ित है, और उस भाई की मदद कर सकते हैं जहाँ अस्पताल बहुत दूर है। तो कृपया आप लोग अपने गांव से जुड़ें, अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होएं और अपने उत्तराखंड को नहीं भूलें। तो आपके बारे में एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि अगर देखो आपने इतना बड़ा फैसला लिया, आप धारा के विपरीत चले हो। हमारे लिविंग लेजेंड्स ऑफ हिमालय में ऐसे लोगों का ही स्वागत है जो कि धारा के विपरीत चले हैं, और धारा से विपरीत चलने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत बाधाएँ आपके जीवन में आई होंगी। बाधाएं तो निरंतर आती ही रहेंगी और आती ही रहती हैं और आएंगी, पर लेकिन हम बाधाओं से कभी नहीं घबराते हैं और हम निरंतर अपने प्रयास में, अपने काम में लगे हैं, और करना ही चाहिए। हम भाई, मैं तो आज तक कभी नौकरी के लिए कभी मैंने आवेदन किया ही नहीं। मैं तो पढ़ाई करता था, MA PhD के बाद मैं सीधे गांव में आया और अपने गांव में मेरे मन में करा कि मैं अपने लोगों के साथ उनके दुख दर्द बांटूंगा, उनके साथ जंगल भी जाऊंगा, उनके कौतिक में भी जाऊंगा, उनके दुख दर्द समेटूंगा। किसी का वृद्धावस्था पेंशन नहीं लगी है तो वो लगा दूंगा, किसी का कोई और परेशानी है वो करूंगा, और खेत में उनके साथ रोटी खाता हूँ, जंगल जाता हूँ और अपने सब्ज़ी बेचता हूँ। मैं सब्ज़ी बेचने का काम भी करता हूँ। और इस वर्ष मैंने कोरोना काल में मैंने 20,000 रुपये कमाए थे कद्दू बेच करके, मैंने कद्दू बेच के जो उससे मास्क के लिए सैनिटाइज़र लिया। पूरे कत्यूर घाटी के अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े के ये दौराहाट के ब्लॉक में भी मैंने ये काम किया। पर मुझे सबसे बड़ी बात है कि इस काम करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, और मैं मेहनत करता हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने काम को करता हूँ और मुझे खुशी मिलती है। और आखिर बात यह है कि हम ये सब माना बहुत कुछ पा लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, उस किसके लिए करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा उससे? आखिर शांति चाहिए, तो शांति मुझे मेरे काम से मिलती है। जब मेरी माताएं बहनें खुश होती हैं, हमारा युवा साथी गांव का खुश होता है, उसके चेहरे में खुशी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही मेरी उपलब्धि है, यही मेरा पुरस्कार है, यही मेरा मुझे शांति मिलती है और अच्छा लगता है। थैंक यू। युवाओं के लिए, जो आजकल युवा हैं, युवाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं, पहाड़ के युवा के बारे में, और आपके क्या सुझाव हैं उनको दिशा प्रदान करने के लिए? मैं तो पहाड़ के युवाओं से सबसे यही कहूँगा कि पहले तो अपने आप कहीं भी जाएं, देश दुनिया में जाएं, नाम करें, बहुत अच्छी बात है। और हमारे उत्तराखंड के लोग तो दुनिया में कहाँ हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि को, अपने उत्तराखंड को, अपनी जल जंगल ज़मीन को कभी न भूलें। और उन माताओं के, जो माता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो माँ हमको पढ़ाती है, हमारी माताओं ने घास बेचा, दही बेची, घी बेचा, उससे हमको पढ़ाया, लेकिन हम उस माँ के दुख दर्द को ज़रूर समझें। उस माँ ने जिसने पसीना बहा करके हमको कैसे पढ़ाया है। तो कहीं भी जाएं, लेकिन अपने पहाड़ से जुड़े रहें, अपने कर्मभूमि से जुड़े रहें, अपनी मातृशक्ति से जुड़े रहें, अपने उत्तराखंड से जुड़े रहें, और ज़रूर आप अच्छी जगह जाएं,
और अपने अच्छा काम करें, ज़रूर सेना में जाएं, ज़रूर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और पर अपनी मातृभूमि को, अपने लोगों को न भूलें, अपनी संस्कृति को, अपने लोग को, अपनी विरासत को न भूलें। और तभी शायद हमारा उत्तराखंड बहुत खुशहाल होगा और देश दुनिया में हमारा नाम होगा, हमारे उत्तराखंड का नाम होगा, तभी भारत महान बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद। भट्ट जी हमारे साथ कैमरा के पीछे हैं, आइए भट्ट जी, आप भी हमारे साथ। भट्ट जी जरूर आइए, आपको भी देख लेंगे जी, क्योंकि नमस्कार सर। सर बहुत नमस्कार। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने साथियों को, भट्ट जी और हमारे गहतोड़ी जी को, कि आपने मुझे मौका दिया। और आप ऐसा कहते हैं, पर ये सब हमारे लोगों का आशीर्वाद है और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। मैं तो कभी भी कोई भी बात अपने गुरुजनों से मैंने सीखी है, अपने बड़े लोगों से सीखी है। वो जो समाज सेवी हैं, गुरुजन हैं, मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अपने साथियों को ज़रूर।